नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई, उसको लेकर पूरी दुनिया में और ख़ास करके भारत की जो डिप्लोमेसी और जो राजनीति है, उस पे काफ़ी चर्चा जो है और काफ़ी तेज़ हो गई है कि प्रधानमंत्री और ट्रंप की जो मुलाकात है, वो हमारे जो रिश्ते हैं, वो जो बीच में उसमें थोड़ी शिथिलता आई थी, वो रिपेयर होने की कगार पे हैं, वो रीसेट हैं, नया पेज यानी कि नए युग की शुरुआत हो रही है उस मुलाकात से। कई सारे लोग जो विपक्ष है उसका कहना है कि ऑप्टिक्स ज़्यादा है, सब्सटेंस कम है इस मुलाकात में क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब ज़िक्र किया कि हमारे जो नाविक मारे गए, उसमें उस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जवाब नहीं आया। हालाँकि उन्होंने जो अमेरिकी विदेश मंत्री का जो जवाब था, उससे थोड़ा-सा आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उन्होंने कोई खेद व्यक्त नहीं किया। सवाल ये है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जिस स्थिति में हैं, उसमें निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप से हमें रैटिफ़िकेशन नहीं चाहिए हर मौके पर, लेकिन ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, उसमें भारत के सामने जो ऑप्शन हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, उसके क्या निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए, क्या की टेकअवेज़ हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर वीना सिकरी जुड़ रही हैं, फॉर्मर एम्बेसडर और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट संजय कपूर जो फॉरेन अफेयर्स और डिप्लोमेसी को लंबे समय तक उन्होंने कवर किया है, एडिटर्स गिल्ड के, वो अध्यक्ष भी हैं। तो शुरुआत करते हैं वीना जी आपसे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को और ख़ास करके जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से और उसमें जो एक्सचेंजेज़ हुए, उसको किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि ट्रंप साहब ने तो प्रधानमंत्री की काफ़ी तारीफ़ की, उससे जो राइट विंग के लोग हैं काफ़ी खुश हैं। उनको लगता है कि ट्रंप तो एक तरह से जिसको कहते हैं चापलूसी कर रहे थे प्रधानमंत्री की। लेकिन जो दूसरा खेमा है, विपक्ष है, उसका कहना है कि कोई सब्सटेंस नहीं था। जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक बड़े कैजुअल वे में ये कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही टफ ज़ोन है सीफेयर का और जिस तरह से नाविक मारे गए और इसमें तो ऐसा होता रहता है। तो यानी कि कॉन्डोलेंस जताना चाहिए था, उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए था और यहाँ तक कि जो आरएसएस की एफ़िलिएट ऑर्गेनाइज़ेशन है स्वदेशी जागरण मंच, वो ज़्यादा टफ स्टैंस के साथ अमेरिका से कंपनसेशन माँग रहा है जो नाविक हमारे मारे गए। तो आप कैसे देखती हैं? अम, सबसे पहले ये ज़रूरी कहना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी G7 और स्लोवाक रिपब्लिक पे, वो खास करके G7 पे फोकस था, बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा रही है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो उनको इन्विटेशन मिला था G7 की तरफ से, प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से जो होस्ट थे, स्पेशल इनवाइटी, आउटरीच पार्टनर, टॉप प्रायोरिटी पार्टनर उन्होंने कहा था। लेकिन उनका जितना सम्मान, हमारे प्रधानमंत्री जी का जितना सम्मान हुआ था इस बार G7 में, कमेंट्स ये आ रहे हैं वहां से कि लगता था कि वो G8 बन गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी और भारत अब G7 का 8वां मेंबर बन गया है, क्योंकि ना ही तो ऐसा एक है, ट्रेडिशन है कि आउटरीच के पार्टनर्स बुलाए जाते हैं और जो खास मीटिंग्स होते हैं उसमें आउटरीच पार्टनर नहीं रहते हैं और बाकियों में फिर आउटरीच होते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अगले अलग आउटरीच पार्टनर्स को नहीं, दूसरे आउटरीच हमारे प्रधानमंत्री जी को खास इनविटेशन मिली थी कि वो स्पेशल सेशंस में भी बैठे थे, जहां सिर्फ G7 थे। सिक्योरिटी पे सेशन था, क्लाइमेट चेंज, जो भी स्पेशल सब्जेक्ट मैटर के सेशंस थे उन पे वो बैठे थे और सिर्फ उन्हीं का प्रेजेंस था इसमें। तो इसलिए ये जरूर मानना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत समानता दी थी। जहाँ फोटोग्राफ हुआ था उसमें भी हम देखते हैं तो बहुत सम्मानता हुई थी। और वाकई जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट भी था, जो आउटरीच सेशन में उनका स्टेटमेंट था, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने इस स्टेटमेंट में म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बहुत जोर दिया है। और ये भी एक चीज याद रखने वाली है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि देखिए, फ्रेंडशिप तो है, सब कुछ है, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो बायलैटरल रिश्ता जिसका भी है, मल्टीलैटरल रिश्ता, उसे आगे बढ़ाने के लिए। और मैं तो उसमें बिलीव नहीं करते ना वीना जी। प्रॉब्लम तो यही है कि ट्रंप की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। हम स्टेबिलिटी की उम्मीद करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट की उम्मीद करते हैं। जी, पर लेकिन बात ये है कि हमने अपने तरफ से अपनी स्टेबिलिटी,
अपनी सीरियसनेस और अपनी कंसिस्टेंसी पूरी तरह से मेंटेन की है। और आप देखेंगे कि वाकई ये मुलाकात जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच हुई है, ये 16 महीने के बाद हो रही थी। ये काफ़ी अरसा होता है, 16 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। और इन 16 महीनों में हमने देखा कि क्या-क्या हुआ है। टैरिफ की बात हुई थी, भारत पे एक समय पे 50% का टैरिफ लगाया गया था। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा क्या-क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार-बार क्लेम कर रहे थे कि मैंने कुछ किया है, मैंने ये सॉल्व किया है वगैरह-वगैरह। लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी, हमने कभी इसमें कोई अननेसेसरी रिएक्शन नहीं दिया। इसमें कोई अननेसेसरी, हमने किसी मतभेद में, किसी भी तू-तू मैं-मैं, किसी में हमने अपना हिस्सा नहीं लिया। चुपचाप से हम अपनी जो पॉलिसी थी, अपने जो इंटरेस्ट थे, उसे परस्यू करते गए। और इसका ये नतीजा था कि कल की मीटिंग में यही हुआ था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी का जो इन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है, वो सबको दिखाई दे रही थी। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, मैं तारीफ की बात नहीं कर रही हूँ, तारीफ तो खैर कोई भी ऐसे कर सकता है, उसमें तो ऐसे जाने की कोशिश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वो कह रहे थे टफ नेगोशिएटर, वो इसलिए कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश ने कभी किसी चीज़ पे जो अपने इंटरेस्ट हैं, कभी सैक्रिफाइस नहीं किए। और जो भी वहाँ से वो कहना चाहते थे 50% टैरिफ, ये वो, हमने ज़रूर कहा कि ये इनडिस्क्रिमिनेटरी है और हम ये इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमने ज़रूर अपनी तरफ से अपना बयान रखा होगा, जो प्राइवेट टॉक्स होती रहती हैं वाशिंगटन में। लेकिन पब्लिक तौर पे प्राइम मिनिस्टर का रवैया, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बहुत ही स्टेबल और कंसिस्टेंट रही है। और उन्होंने किसी तरीके से कभी नहीं दिखाया कि मैं इसमें कुछ ऐसे करूंगा या कुछ ऐसे रिएक्शन होगा, कुछ नहीं। तो इसलिए जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को ये स्वीकार करना पड़ा कल कि नंबर 1, भारत उनके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है और वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप बढ़ाने की जरूरी कोशिश करेंगे। और ट्रेड के ऊपर जो बात हुई, वो भी लग रहा है कि ट्रेड डील, अब जो जेमिसन ग्रियर आएंगे अगले हफ्ते, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, लगता है कि उनके आने के साथ ही जो बाकी के मुद्दे हैं वो रह जाए, वो सॉल्व हो जाएंगे और एक कुछ ना कुछ फर्स्ट ट्रांच ऑफ द ट्रेड डील अग्री हो जाएगी। ये जो सेक्शन 301 का है, वो एक बात जरूर है, वो है। दूसरी बात डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर, कॉम्पैक्ट जो हमारा बायलैटरल अरेंजमेंट है डिफेंस, उसके ऊपर जरूर बातचीत हुई है। तो इसलिए इससे मैं ये कहती हूँ कि हम पूरी तरीके से, मैं ये कह रही हूँ कि सक्सेसफुल विजिट रही। G7 का जो पार्टिसिपेशन थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही। और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकात है 16 महीने के बाद, उससे ये बिल्कुल व्यक्त होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हाँ, मैं इस रिलेशनशिप को अब बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, अभी मैं दिल्ली आऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुपचाप से सब सुन लिया। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसे जिताया नहीं कि बस हाँ ये बहुत अच्छा कहा। सी फेयरर्स के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि वेलफेयर ऑफ सी फेयरर्स, उनका हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। फिर उन्होंने बायलैटरल स्टेटमेंट में भी बिल्कुल जोरों से कहा और इतना कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इसे स्वीकार करना पड़ा, उन्हें इसे एक्सेप्ट करना पड़ा, उन्हें किसी तरह का रिस्पांस देना पड़ा। उन्होंने कहा हाँ, मैंने ये बात सुनी है और ये एक बहुत टफ चीज है, ये होता है, लेकिन वी विल वर्क ऑन इट। ये उन्होंने लास्ट में ये कहा था। उन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं, आपने जरूर सही कहा कि उन्होंने कहा कि हाँ ये टफ है, लेकिन उन्होंने कहा नंबर 1, आई एम हर्ट ऑफ इट। नंबर 2, उन्होंने कहा कि यहाँ ये बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। लेकिन तीसरा उन्होंने कहा वी विल वर्क ऑन इट, यानी कि वो स्वीकार करते हैं कि ये हुआ। अगर हमारी तरफ से ऐसे कुछ है, जैसे कि आप एक चीज याद करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है अपने किसी और पब्लिक स्टेटमेंट में कि जो आरोप आ रहा था कि जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया तो एक स्कूल पे उनका बॉम्ब फटा था और स्कूल में 250 से ज्यादा, 260, 270 छोटी छोटी बच्चों को उनकी मौत हो गई थी। और जब इस्लामाबाद में टॉक्स भी हुई थी तो ईरानियन प्लेन में सब उन बच्चों के बुक्स वगैरह और स्कूल बैग्स लाए थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस बारे में कहा कि हाँ, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं, लेकिन जानबूझकर किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से जो इस इंसिडेंट पे सी फेयरर्स वाला इंसिडेंट है, जो हमारे 3 लोगों की मौत हुई है और बहुत ही इसमें बहुत ही निराश हुए हैं, पूरा देश में बहुत ही निराशा फैल गई है। तो इस पे भी
अगर हम बायलैटरली पूछे तो इंक्वायरी हो सकती है, किसने कहा, किसने मिसाइल को छोड़ा, ऐसे क्या है, और जो सी फेयरर्स के लिए कंपनी, वो बात अलग है, वो बातें चलती जाती हैं और वो चलती जाएंगी। और अपने तरफ से जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं वी विल वर्क ऑन इट, उससे इंडिकेशन मिलता है कि वो इस पे आगे बातचीत करने को तैयार हैं। तो ठीक है टेकन और विनय जी, संजय, हाँ, संजय कपूर को लाते हैं। संजय जी, आपको लगता है कि जो जिस तरह से जो बातें बायलैटरल में निकल के आई, एक तो ऑप्टिक्स था, लेकिन ऑप्टिक्स का ठीक है, एक डिप्लोमेसी में उसकी जगह है, लेकिन सब्सटेंस ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हम देखते हुए हमने कई बार देखा कि बहुत ज्यादा गर्मजोशी होती है, लेकिन ट्रम्प बिल्कुल ट्रांजैक्शन लीडर है, वो इसके उलट करते हैं। जैसा कि शशि थरूर ने आज अपने आर्टिकल में भी जिसका जिक्र किया कि ट्रम्प की डिप्लोमेसी क्या है। आप कैसे देखते हैं इस बायलैटरल टॉक्स को? मुझे लगता है कि द प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। अब ये देखने वाली बात है कि इस पूरी बातचीत का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि जिस चीज़ पे आधारित थी इस रिश्ता, उसके जितने स्तंभ थे वो सब है ना ढह रहे हैं। जैसे इसराइल को ले लीजिए, इसराइल और हिंदुस्तान की जो रिश्ता था बहुत करीबी था, परंतु ये ईरान डील के बाद इसराइल के हाल आप देख ही रहे, परखच्चे उड़ गए उनके। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। अगर आपको याद हो तो जब युद्ध युद्ध चालू हुआ ईरान का, तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ चंद घंटों पहले वहाँ पे गए थे। क्यों करने गए थे ये अभी भी एक ना रहस्य बना हुआ है, परंतु वहाँ पे गए थे। और उसका क्या नतीजा होगा देखने वाली बात। दूसरी बात, हमारा एक और मुल्क के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था, वो है यूएई। यूएई सब ये जितने भी देश हैं हम उनकी बात करें जो आईमैक्स से जुड़े हुए थे, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर वाले, तो वो सब है ना इस समय इधर उधर पड़े हुए हैं या उनके रिश्ते पूरी तरीके से बदले हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ना अभी नतीजा देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा जो देखा वहाँ पे, मोहतरमा हमारी जो मैडम सीख रही हैं उन्हें अलग नज़र आ रहा है, पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी वो टेंशन में थे, काफ़ी खामोश रहे, कुछ बोले नहीं। पूरी पत्रकार सम्मेलन में अगर ट्रम्प साहब से ये भी पूछ लिया जाता था कि इंडिया का रीशफल कब होगा, तो वही जवाब देते, प्रधानमंत्री ना देते। ऐसी स्थिति बना रखी थी कि कुछ जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। तो ऐसे माहौल के अंदर है ना ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरे मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अटपटी लगी। एक तो प्रधानमंत्री के बारे में कहने लगे वो कि बहुत ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग मैन बट अ किलर। तात्पर्य क्या है उनका ये कहने का? ट्रम्प साहब है ना इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका कि अर्थ निकालना बहुत ही कहने में तो समस्या होती है। लेडीज़ किलर तो सुना है मैंने, कई दफ़ा लोग इस्तेमाल करते हैं, पर ये उनकी भाषा का हिस्सा नहीं है। ये है ना पहले कभी मैंने नहीं सुना कि ट्रम्प साहब किलर की तरह बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक ये कहा कि हमारे हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, परंतु जब है ना ज़रूरत हिंदुस्तान को पड़ेगी तो हम है ना इनको बचाने के लिए आएँगे। पर इन्हीं को बचाने के लिए आएँगे और किसी को नहीं बचाने के लिए आएँगे। उनको तो हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब था सिर्फ़ है ना एक शख्स के साथ। इस तरीके की बातचीत है ना थोड़ी-सी मुझे अजीब लगी, क्योंकि है ना जो प्रधानमंत्री होता है पूरे देश को देश की पॉलिसी, देश की इतिहास, सब चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। और अगर आप ना देखें तो प्रधानमंत्री की जो जो भी चीज़ बात कर रहे थे, पूरे देश की तरफ से बात कर रहे थे। देश की तरफ से उन्होंने कानून ये सब है ना जो भी बातचीत करी होगी। परंतु यहाँ पे ट्रम्प साहब है ना ऐसे बात कर रहे थे, बहुत ही कैवेलियर फैशन में बात कर रहे थे कि मैं आपको बचा लूँगा और मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। हिंदुस्तान को ज़रूरत नहीं है उनकी मदद की, हिंदुस्तान अपने आप में सक्षम है। उनको कहना चाहिए था कि योर हेल्प इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ी डिफेंस पावर है। चाहे ये है ना अब की बार ईरान ने साबित कर दिया कि उनके पास तो हिंदुस्तान से मिलते-जुलते हथियार भी नहीं थे, और तभी वो अमेरिका के सामने खड़े हो गए। तो हिंदुस्तान तो उनसे उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रबल एक ताकत है। तो इसलिए ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी-सी अटपटेली की लगी। तो मुझे जो आप कह रहे हैं कि क्या देखते हैं, हाउ डू आई सी इट, तो मैं देखूँगा कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की जो बातचीत है उसका नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि एक और भी बात बोली प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी बातचीत के बारे में, ये मैडम सीकरी उसको क्लैरिफ़ाई करेंगी। उन्होंने बोला कि आई एम हैप्पी दैट प्राइम मिनिस्टर इज़ बिल्डिंग समथिंग इन यूएस। इसका मतलब क्या है? हमारा जो प्रधानमंत्री उनके देश में क्या बना रहा है? ये भी तो साफ क्लैरिफ़ाई होना चाहिए कि क्या बना रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी तो हमारे देश के अंदर बनाने की है। नौकरी पेशे ने नौकरी जिससे निकले, जिसका पूरा-पूरा हो। अमेरिका से उनका क्या मतलब है? तो कोई एक कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो कि मुझे थोड़ी परेशान करी, पर बातचीत हुई, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 16 महीने बाद हुई कि एक है ना जो
कुछ हद तक है ना एक वहाँ माहौल बना हुआ था कि वैमनस्य है दोनों के बीच में, उस वो कब से कम खत्म हुआ। परंतु क्या निकला ये देखेंगे हम आने वाले दिनों में। संजय जी, क्या कई बार जैसे कि ट्रम्प जो कहते हैं वो उसको इतने सालों के बाद जो ग्लोबल लीडर्स हैं या जो देश हैं वो समझ चुके हैं कि ट्रम्प के का जो बयान है या जो फेस वैल्यू पे वो कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल की तारीख में वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब ट्रेड टॉक्स होंगे उसमें वो 301 लगा के और टैरिफ लगा देंगे, तो उन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रम्प एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, वो केओस पे विश्वास करते हैं। और भारत की डिप्लोमेसी के लिए ये अच्छा है कि आपको एक रिस्ट्रेन बरतते हुए ट्रम्प के बचे हुए कार्यकाल को किसी तरह से झेलना होगा। ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन जो निरुपमा राव ने सवाल उठाए हैं, वो सवाल उठाए हैं कि अगर जिस तरह से हमारे नाविकों को मारा गया, अगर चाइना में ऐसा होता है, चाइना के सीफेयर के जो लोग हैं, उनके लोगों को मार दिया जाता, तो चाइना का रिस्पॉन्स क्या होता? और इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, दोनों में अंतर उन्होंने समझाया है। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आपको ये भी याद होगा कि मनमोहन सिंह सरकार के समय में कैसे एक हमारे डिप्लोमेट के समय साथ में अमेरिका में बदतमीजी हुई थी, और किस तरह से तब विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे को उठाया था। आज की तारीख में हमें ज़्यादा मुखर हो कि इस जो हमारे नाविक मारे गए हैं, निरुपमा राव ने ये भी कहा कि हमें उसके प्रोफ़ाइल को वो करना चाहिए था, सेलर्स के प्रोफ़ाइल को, उसके इंटरव्यू दिखाने चाहिए थे। हमें कंपनसेशन, इन्वेस्टिगेशन, पब्लिकली क्या करना चाहिए था, डिप्लोमैटिक तरीके से क्या करना चाहिए था और पॉलिटिकली क्या करना चाहिए था। हम उसमें कहीं न कहीं ठीक है, हमने यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलाया, उन्हें हमें कहा, लेकिन जिस तरह की भाषा अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा अपनाई गई, कोई लीपापोती हुई एक तरह से, कोई सब्सटेंस उसमें नहीं निकला। आपको लगता है कि थोड़ा और मुखर होना चाहिए था? देखिए, मामला तो बहुत पेचीदा है, इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि हिंदुस्तानी फ्लैग पे के अंडर वो लोग नहीं सेल कर रहे थे। पलाओ, गिनी बिसाऊ तमाम मुल्कों के फ्लैग पे कर रहे थे, और करीब 3 लाख है ना भारतीय सेलर है ना अलग-अलग जहाज़ों पे काम करते हैं। तो मारना तो बहुत गलत है, मुआवज़े की बात करनी चाहिए थी, ऐसी बात नहीं कि मुआवज़े की बात नहीं करनी चाहिए थी। परंतु अमेरिका ने एक बात साबित कर दी थी, और ख़ास के बार-बार वो करना चाहते थे। उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने भी बोला था, जो मार्को रूबियो ने जब है ना ये मुद्दा उठाया गया, जब है ना हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने बात करी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेड था और हम है ना वो कर रहे थे, और हिंदुस्तान के जहाज़ों को, जो भी जहाज़ जुड़े हुए थे जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, उनको हमारी बात सुननी चाहिए थी और माननी चाहिए थी। तो ये अपने आप में काफ़ी तीखा जवाब था उनका, और वो किसी भी तरीके से माफ़ी मांगने तैयार नहीं थे। हिंदुस्तान को एक चीज़ कहनी चाहिए थी, पहली बात तो ये है कि हमारे जितने सेलर्स को वहाँ से आदेश देना चाहिए था कि कोई भी जहाज़ है ना वहाँ उस दौर से नहीं गुज़रेगा, और किसी तरीके से आप लोग छोड़िए। जैसे हमारे बीच-बीच में एडवाइज़री आती है एमईए की कि आप है ना अगर ईरान में हैं तो आप ईरान से छोड़ दीजिए, आप वहाँ पे तो छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से अमेरिका से बातें करना चाहिए था कि आप इनको रेस्क्यू करिए, जितने भी इंडियन सेलर्स हैं। पर वहाँ पर है ना काफ़ी तो किसी तरीके से जो दुबई में एक पूरा ब्लैक मार्केट का एक पूरा रैकेट होता है, जो कि वहाँ पर तेल निकालने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस पे प्रतिबंध लगा होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। तो वहाँ पे छोटी-छोटी कंपनियाँ जितनी भी थी, वहाँ से तेल निकालती थी। तो वहाँ पर है ना आपके जो कई सारे मैनेजर्स जो कि जहाज़ के होते थे, वो किसी और मुल्क के होते थे, वो तो छोड़ के भाग जाते थे जहाँ समस्या होती थी। यहाँ पे भी कुछ हद तक ऐसा ही हुआ। अगर आपको याद हो तो एक बार एक मैनेजर, एक है ना शिप कैप्टन का फ़ोन आया, कब उसका इंटरव्यू आ रहा था। उसने कहा कि हमने कोशिश करी है अपने मैनेजर से बात करने की, पर वो तो उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि नतीजा तो यही होता है, ज़रा सा कुछ है ना प्रेशर पड़ता है तो वो लोग भाग जाते हैं। तो हिंदुस्तान की समस्याएँ तो बहुत हैं, लोग बाहर नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, आप किस-किस को बचाएँगे, किसको करेंगे? पर अमेरिका से मुआवज़ा माँगने में कोई तकलीफ़ नहीं थी, हिंदुस्तान को माँगना चाहिए था, और हिंदुस्तान नहीं माँग पाया, उसमें हिंदुस्तान की कमज़ोरी है। बीना जी, जो संजय जी ने सवाल उठाए उस पे कुछ आप प्रकाश डालेंगी? और साथ ही जो निरुपमा राव जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने जो ये कहा कि हमारी बेसिकली क्या है प्रॉब्लम, कि हमारे और अमेरिका के का जो फिलॉसफिकल अप्रोच है, दोनों में ही डिफरेंस है। हम ट्रस्ट में, स्टेबिलिटी में विश्वास कर रहे हैं।
ट्रंप लीवरेज में विश्वास करते हैं। तो वैसी स्थिति में हमें ट्रंप के मोटिव को समझ के उनके साथ डील करना होगा। आप कैसे देखती हैं और रिस्पॉन्ड कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक मुआवज़ा की बात है, कॉम्पेंसेशन की बात है, वो तो ज़रूर और ये तो मैं कह भी नहीं सकती हूँ कि हमने नहीं माँगा। ज़रूर जो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी हमारे एम्बेसी के ज़रिए जो टॉक्स हुए होंगे, हमने ज़रूर इसमें कुछ कहा होगा, हमने ज़रूर इसकी ये बात उठाई होगी। तो ये तो सब चीज़ें पब्लिक में आती नहीं हैं, तो इसमें ऐसे मुद्दा उठाना ये इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि जो मैं कह रही हूँ कि स्थिरता और स्टेबिलिटी के साथ और कंसिस्टेंट के साथ जो हमारी पॉलिसी है वो हम मेंटेन कर रहे हैं। हमने उनके चार्ज ऑफ डिफेंस को बुलाया, हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो से बात की और हमने G7 में ये बात उठाई, हमने बायलैटरल मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप में ये बात डायरेक्टली उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार ये कही। तो अब इसको आगे बढ़ाना है, ये नहीं कि ये बात अब खत्म हो गई, नहीं, ये बात तो आगे बढ़ेगी और पता हम कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये कॉम्पेंसेशन की बात है, इसमें कोई इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन भी हैं। और जब भारत ने ये बात उठाई थी तब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो लंदन में बेस्ड है, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम ये बिल्कुल मानते हैं कि जहाँ भी लड़ाई, जो भी लड़ाई हो, लेकिन द सेफ्टी ऑफ कमर्शियल वेसल्स, द सेफ्टी ऑफ द सी फेयरर्स और द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। बाकी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एक्सेंट्रिसिटीज हैं वो तो पूरे विश्व में बहुत मशहूर हैं। जो उन्होंने किलर का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो किलर निगोशिएटर का कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किलर है, उन्होंने कहा इज काम, कूल एंड किलर निगोशिएटर। उन्होंने पहले काम किलर निगोशिएटर कहा। तो ये बात तो नहीं है कि वो, तो खैर एनीवे अपने इसके मैं इसमें एक आध लफ्ज के ऊपर नहीं कहूंगी क्योंकि ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि मैं भारत की मदद में आऊंगा अगर उन पे अटैक हुआ, उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री आपके लीडर रहे, कोई और रहे तो मैं नहीं आऊंगा, मतलब कोई और लीडर रहे। ये तो लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने कुछ टिप्पणी भी देखी है, तो इनके कहने का क्या मतलब था कि अगर कोई और लीडर बन जाए, अगर ऑपोजिशन में या राहुल गांधी, तो वो हमारी मदद में नहीं आएंगे, ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी में बहुत विश्वास रखता हूँ, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनकी आदर करता हूँ, और अगर किसी भी वक्त उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ये उनके कहने का मतलब था। बाकी तो उनके जो एक्सेंट्रिसिटीज हैं वो तो पूरी दुनिया जानती है, और इस पे ऐसे माइन्यूटली से देखना उसमें कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रेसिडेंट ट्रंप पे कोई असर तो पड़ने वाला नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी, ये जो हमने कल देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, जो टॉक्स हुई थी वो तो अलग थी, जो बातचीत हुई थी वो तो अलग थी, उसके बाद जो पब्लिक में आया वो हम सब ने देखा टीवी पे। तो उसमें जो है हम सारे सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर किए जा रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे बैठे हुए थे, देख रहे थे। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसे ही उनका होता है, इसलिए तो उनके लिए इतना रिस्पेक्ट और एडमिरेशन है पूरी दुनिया में। नहीं, लेकिन क्या उसमें लगता है कि थोड़ा-सा प्रधानमंत्री भी, उन्होंने भी सीख ली है कि जितने वो उतावले रहते हैं, उसमें कल जिस तरह से संजय कह रहे थे कि थोड़ा-सा ठंडापन था, तो प्रधानमंत्री को भी समझ में आ गया है कि ट्रंप के साथ कितना गर्मजोशी दिखाना है, कितनी गर्मजोशी हो सकता है कल की तारीख में भारी पड़ जाए। जो आप ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स खेलते हैं नैरेटिव बनाने के लिए, वो कई बार उल्टा पड़ जाती है। जैसे कि जब हमारे लोगों को हथकड़ी पहनाकर यहाँ पे लाया गया, जब इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो वीज़ा की जो प्रॉब्लम अमेरिका में उत्पन्न की गई, तो उससे वो सारा नैरेटिव कई बार फेल हो जाता है। तो शायद इसलिए उन्होंने, प्रधानमंत्री ज़्यादा प्रैग्मेटिक होकर उनके साथ मिल रहे थे। बिल्कुल, प्राग्मेटिज्म तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए टैरिफ्स की बात भी देखिए, अब अमेरिका में उनके कोर्ट्स ने टैरिफ्स को इनकार कर दिया है, तो मतलब टैरिफ्स की बात तो खत्म ही हो गई एक तरीके से। जो ऑल्दो सेक्शन 301 का फिर से उन्होंने ये रेज करने की कोशिश की है, उसकी जरूर उससे बातचीत होगी। तो इसलिए, और ये जो H1B वीजा पे है, $100,000 $1 लाख जो वो लगा रहे थे, वो भी कोर्ट्स ने इनकार कर दिया है। तो अब क्या होगा उस पर हमें ठीक से पता नहीं है, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन क्या होगा वो तो तब आगे पता चलेगा। लेकिन इसलिए हमारे तरफ से गंभीरता और स्थिरता से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने उथल पुथल में जब प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी इतनी एक्सेंट्रिसिटीज हैं और वो अपना बयान बदलते रहते हैं, तो इसमें मिनट टू मिनट रिएक्शन हमारी तरफ से उसका कोई मतलब ही नहीं है।
बिल्कुल उन्हीं जो वो कह रहे हैं उनको कामली सुनते जाइए। जो बायलैटरल बातचीत हुई होगी उसमें आई एम श्योर हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोबारा भी सब कुछ कहा होगा जो भी है। और आगे बढ़े, देखते हैं ट्रेड टॉक्स में क्या होते हैं। जब वो आते हैं अगले हफ्ते हमारे यहाँ यूएसटीआर, उसमें क्या होता है, फिर देखते हैं कि वो क्वाड की मीटिंग होती है कि नहीं होती। हालांकि उसकी कोई जिक्र तो नहीं हुआ है, लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो आएंगे, तो आएंगे जब देखते हैं क्वाड समिट उस वक्त हो पाएगा कि नहीं। और दोबारा ये भी बात हो रही है कि दिसंबर के महीने में अमेरिका में क्वाड ये G20 की समिट हो रही है, जिसमें इस साल होस्ट और चेयरमैन अमेरिका हैं। और कहा जाता है कि उसी के साइडलाइंस पे समिट, क्वाड की समिट भी हो जाएगी। तो ये सब चीजें अब बातचीत में चल रही हैं, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला कब लागू में आएगा। तो ये इसीलिए हमारे लिए बड़ी गंभीरता से सब लेना बहुत ही जरूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो भारत की इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प कहे जाएं कि हाँ मैंने ऑपरेशन सिंधु में कुछ किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी, हम सबके लिए वही सबसे महत्वपूर्ण है और वही रियलिटी है, वही हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इसके बारे में बहस करना भी कोई मतलब नहीं है ना। संजय, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ट्रम्प की तारीफ की कि किस तरह से वेस्ट एशिया क्राइसिस और युद्ध को रुकवाया, तो शायद पिछली बार भारत ने उतनी तारीफ नहीं की थी, जिससे प्रेसिडेंट ट्रम्प नाराज हो गए थे, जब वो बार बार ये कह रहे थे कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए, 9 युद्ध रुकवाए और एक तरह से नोबेल प्राइज के लिए काफी वो क्लेमेंट थे। पाकिस्तान ने ज्यादा उनकी तारीफ की और तो ट्रम्प को थोड़ा सा हौसला मिला। इस बार प्रधानमंत्री ने वो कंपनसेट कर दिया तारीफ करके, जब पूरी दुनिया में ये सब लोग जान रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से इस डील पे एक तरह से मुंह की खाने के बाद, हारने के बाद, युद्ध हारने के बाद ट्रम्प के लिए कुछ बचा नहीं था, उसके बाद उन्होंने डील की है। ये ठीक बात है कि उससे पूरी दुनिया की जो एनर्जी क्राइसिस, सिक्योरिटी और जो तेल के उत्पादों से जुड़े हुए जो मामले थे, उससे भारत को राहत मिली है। लेकिन एक तरह से उन्होंने उस डिप्लोमेसी में सही टाइमिंग का इस्तेमाल किया ट्रम्प की तारीफ करके। हाँ, मेरे ख्याल से ये तो कुछ उन्होंने करा, क्योंकि ट्रम्प की नाराज़गी जो हमने सुनी है कई डिप्लोमेटिक सोर्सेज और बाकी अमेरिकन एम्बेसी वगैरह में, इस बात में नाराज़गी थी कि जो उनका योगदान थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको उन्होंने तवज्जो नहीं दी। वो बार बार कह रहे थे कि ये हुआ, पर हिंदुस्तान का नज़रिया इसके बारे में कुछ और था। पर अब यह है कि पूरी जो इन्होंने डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज करी, जिसमें पाकिस्तान को तरजीह दी, और जो कल जो साइन भी होगा वहाँ पर जिनीवा के पास ब्रुजेनबर्ग में, उसका नाम है इस्लामाबाद डिक्लेरेशन। तो ये सब थोड़ी बहुत तकलीफ वाली चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। आज है ना, कुछ ऐसी एक स्निपेट देख रहा था जो कि पाकिस्तान पार्लियामेंट में थी। उसमें एक शख्स कह रहे थे कि हिंदुस्तान ने अमेरिका की तो तारीफ़ करी, और जिसकी मेहनत से सब चीज़ें हुई, पाकिस्तान का कोई जिक्र भी नहीं करा। तो इस तरीके से पता नहीं ट्रम्प इसके बारे में क्या सोचते हैं, ट्रम्प क्या कहते हैं, क्या उनका क्या नज़रिया है उनको। वो तो जैसे आपने बार बार कहा, मैडम ने भी बोला कि एक थोड़े एक्सेंट्रिक हैं, थोड़ी उनका पूरी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता कि क्या एटीट्यूड है। अगर वो इस बात पे नाराज़ हो जाएं कि हमारे जिस तरीके से हमने करा उस पर नाराज़गी है, हिंदुस्तान ने पूरा सबका नाम नहीं लिया, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर ये अपने आप में देखने वाली बात है कि हिंदुस्तान किस तरीके से इनसे फ़ायदा उठाता है। उन्होंने ये कहा, क्या हिंदुस्तान एक कदम आगे लेकर उनका नाम रिकमेंड करता है नोबेल पीस प्राइज़ का, तो वो अपने आप में एक डिप्लोमेटिक है ना, थोड़ा बहुत एडवांटेज लेने की बात है अगर होती है। पर यहाँ पे तो हमारा नज़रिया अलग है। और दूसरी बात ये है कि मैं जैसे पहले भी बोल रहा था, उसका आपने जिक्र नहीं करा, हम पूरी तरीके से इस पूरी जो विदेश नीति में जो भी है, हम इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं, इजराइल की काफ़ी मदद लेते हैं हम। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने उनके साथ है ना थोड़ा बहुत है ना सहयोग दिया। तो इजराइल की पिटाई होने के बाद, और ख़ास के जो नज़रिया ट्रम्प का है इजराइल की तरफ, वो बिल्कुल बदला हुआ है। वो काफ़ी हद तक इजराइल से नाराज़ हैं। उसका असर हमारे पर क्या पड़ता है उसको हमें देखना है, और वो अपने आप में सही कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत बाकी जो हम बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उठाए। वीना जी, आपका इस पे रिएक्शन कि जो इज़राइल जिसकी गलवहियाँ डालकर ट्रम्प घूम रहे थे, आज की तारीख में इज़राइल से उनके संबंध उतने स्मूथ नहीं दिख रहे हैं और भारत इज़राइल के साथ बहुत आगे जा चुका है। वैसी स्थिति में किस तरह के संबंध इवॉल्व होंगे आने वाले दिनों में?
देखिए ये चीज़ें, हमारी पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फॉरेन पॉलिसी है, मल्टी अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी है। यानी कि हम हर एक से अपना रिश्ता बनाते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पे। हाँ, ज़रूर इज़राइल के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए भी थे और डिफेंस फील्ड में हमारे उनके साथ काफ़ी घने रिश्ते हैं और काफ़ी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी हो रही है और काफ़ी चीज़ों में उन्होंने मदद भी की है। लेकिन ये जो है कि बात ये भी है कि जो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे आक्रमण किया था, वो प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल के दबाव में आके किया था उन्होंने ना, क्योंकि उनका एस्टिमेट ये था, उनकी असेसमेंट ये थी इजराइल की कि हाँ चलिए हम करेंगे और जल्द से जल्द ईरान को ख़त्म करके और फिर ये मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बहुत हमारे फेवर में बदल जाएगी। उनकी ये असेसमेंट बिल्कुल गलत निकली और ये तो सब जानते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी जानते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप पे उनका इंटरनल अंदरूनी दबाव इतना बढ़ गया था, क्योंकि ये जो वॉर ईरान में थी वो इतनी अनपॉपुलर हो रही थी, प्रेसिडेंट ट्रंप के पर्सनल रेटिंग्स इतने लो हो रहे थे और प्रेसिडेंट ट्रंप के और पूरे देश अमेरिका के मिलिट्री सप्लाईज भी कम होते जा रहे थे। जितने उनके इंटरसेप्टर्स यूज हुए, उनके थार्ड मिसाइल जो अन्य जो गल्फ के बेसिस में कुछ कुवैत के बेसिस में थे, कुछ यूएई की बेसिस में थे, सऊदी अरेबिया, वो भी डिस्ट्रॉय हुए। तो इतना नुकसान जो अमेरिका को पहुंचा, जो पिछले हफ्ते ये अग्रीमेंट और एमओयू कंक्लूड करने के कुछ ही दिन पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी कि हाँ मैं आज शाम तक दोबारा अटैक करूंगा, फिर उन्होंने अटैक विड्रॉ कर लिया। तो उसके बाद बिल्कुल जाहिर था कि वो कोई स्थिति में भी नहीं है, अमेरिका कोई स्थिति में नहीं है कि वो अटैक वहां पे लॉन्च करें। तो इसलिए वो बिल्कुल पता चल गया था कि अमेरिका की पोजीशन काफी कमजोर है। ट्रंप का इस बात को स्वीकार करना और ये एमओयू का कंप्लीट होना, ये इस बात की हमारे प्रधानमंत्री ने तारीफ की कि ये कोशिश जरूर लगी, जब से सीज फायर डिक्लेयर हुआ था कोशिश हो रही थी कि ये अग्रीमेंट हो जाए। और कई भारत की पोजीशन, भारत किस तरह से इजराइल से जो भारत के रिलेशनशिप है वो कैसे इम्पैक्ट होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिका तो खुद अब नेतन्याहू की आलोचना कर रहा है और अगर ये पीस प्रोसेस अगर डिरेल होगा तो नेतन्याहू की वजह से होगा। वैसी स्थिति में हमारी क्या भूमिका होगी? देखिए, हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ है, जो इजराइल के साथ है, वो अलग अलग हैं। जो इजराइल के साथ जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट नियुक्त हैं, अगर इजराइल किसी स्थिति में हैं कि वो उनको कंटिन्यू करे तो वो कंटिन्यू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ये आप अगर कह रहे हैं कि अगर हमें अपने जो इजराइल के साथ कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, उसको हमें विड्रॉ करना चाहिए, ये तो ऐसे तो होता नहीं है। और जो कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार कंटिन्यू हो जाएंगे। ये तो उम्मीद पूरी दुनिया की है कि इजराइल का जो रवैया है मिडिल ईस्ट में, हमास जो गाजा में है, जैसे गाजा की लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया, लेबनान में है, पूरी दुनिया का प्रेशर उन पे है कि वो ऐसा रवैया ना करें और वो रिस्पेक्ट करें, टेरिटोरियल बॉर्डर्स, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करें। और ईरान ने भी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था कि लेबनान का जो मुद्दा है वो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर लेबनान पे इजराइल ने अपनी सीज फायर डिक्लेयर नहीं की तो ईरान बिल्कुल किसी चीज को नहीं मानेगा। और इस वक्त जो है, जैसे मैं कह रही थी, अमेरिका कोई स्थिति में नहीं था कि वो इसको कंटिन्यू करे, कि वो हॉस्टिलिटीज कंटिन्यू हो। अमेरिका वाज जस्ट नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट। तो इसलिए ये जो हुआ, जैसे अच्छा मोड़ देके इसे छोड़ दिया, जरूर अमेरिका पे भी बुरा असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि अमेरिका में भी इंटरनली काफी क्रिटिसिज्म हो रही है, ये तो उनपे असर तो पड़ेगा ही। पर इसका मतलब नहीं कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पे हम कुछ इस पर करें, नहीं। हम तो अपने जो रिश्ते अमेरिका के साथ हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, ट्रेड डील हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो, वो तो लागू रहेगा ना। जो उनके उथल पुथल हो रही है, इंटरनल उथल पुथल, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए उथल पुथल, ये जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए, ये तो उनके अंदरूनी मामला है। जो उनके कोर्ट में डिसीजन उनको मिल रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन इस पे हमको कुछ नोटिस करना और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कुछ असर पड़ेगा, ये तो हम हमारी तरफ से तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, हम तो अपने प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। यही है स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी की बात, बड़े सोबर, काम और कूल रहने के लिए। और इसमें कुछ ऐसी चीज जो उनका इंटरनल हो रहा है, बायलैटरल इजराइल के साथ हो रहा है, इजराइल के साथ जरूर अब प्रेशर बहुत है, अमेरिका के जरिए प्रेशर बहुत है, लेकिन इजरायली लॉबी जो अमेरिका में है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें ये जो उनका अंदरूनी टसल
चल रहा है, इसका क्या नतीजा होगा, ये हम देख रहे हैं कैसे होगा। तो ये तो हमारे रिश्ते जो है रशिया के साथ कायम है, बिल्कुल कायम है। चीन के साथ भी हमारे जो ट्रेड रिश्ते हैं, इन्वेस्टमेंट रिश्ते हैं, वो भी हम कायम। दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। तो अगर एक चीज नहीं चल रही है, अमेरिका के साथ ट्रेड का नहीं चल रहा है, तो किसी और के साथ आप देखें कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, हालांकि अमेरिका को एक्सपोर्ट्स कम जरूर हुए हैं क्योंकि वो टैरिफ की वजह से, लेकिन ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं। और अब 15 जुलाई को जो यूके के साथ जो एफटीए हमने कंक्लूड की है वो लागू होने शुरू हो जाएगी, तो वहां यूके के एक्सपोर्ट्स और भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स तो बड़े ही हैं, और हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे लोगों को, जॉब्स को, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो तो उनकी जो लाइफलाइन है वो तो अभी बिल्कुल लगी हुई है, इसमें कोई कमजोरी नहीं आई है। तो यही है मल्टी अलाइनमेंट का फायदा। कमजोरी भारत के लिए नहीं आनी चाहिए। अगर एक कोई टांका कमजोर हो गया तो हम दूसरे टांके पे चले जाते हैं। और इसी तरह से अब रशियन ऑयल, हमने अब फिर से कितना ज्यादा रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया है। गैस की भी प्रॉब्लम हो रही है, की प्रॉब्लम हम उनसे ले रहे हैं। और हमने अपना मैरीटाइम कॉरिडोर भी हम इसको फर्म कर रहे हैं कि चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम है तो हमारा चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर है, उसके आगे मुरमांस्क नॉर्थ रशिया में है। फिर नॉर्डिक काउंसिल के साथ हमने बातचीत की, जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे अभी नॉर्वे, तो उनके साथ भी बातचीत की कि देखिए आर्कटिक में नेविगेशन पूरे साल में कई महीनों अब लगेगा, पहले से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम ये भी रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमारे किसी तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सारी चीजों में कोई असर ना पड़े। तो यही होता है बिल्कुल। कुल मिलाकर जो बड़ी बात यह है कि किस तरह से भारत, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो रिश्तों की पौधा है, यानी कि उसको कैसे प्रगाढ़ करता है, और साथ ही प्रैग्मेटिज्म के साथ में रियलिस्टिक होकर, ठीक है, दोनों देश की जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, जो रिश्ते हैं, वो अपनी जगह पर हैं। और दुनिया के दो बड़े मुल्क हैं, एक पुरानी डेमोक्रेसी और एक सबसे बड़ा दुनिया का ग्लोबल पावर, उन दोनों के रिश्तों में एक विश्वास, ट्रस्ट, और दोनों आपस में एक दूसरे के लिए पूरक कैसे बने, ये सबसे बड़ी बात है। और कई बार ऑप्टिक्स से ज्यादा सब्सटेंस का महत्व होता है, और शायद इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो मुलाकात है उसमें उम्मीद की जानी चाहिए कि डिप्लोमेटिक सब्सटेंस होगा, सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं होगा, और दोनों देश एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। वीना सिकरी जी आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.